फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वैदिक सभ्यता के इस नए वीडियो पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का परिचय देखा था और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ बातों को जानने का प्रयास किया था, जो कि परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। आज हम लोग फिर से जो है परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं वैदिक सभ्यता को। ये वैदिक सभ्यता जो है एक कहानी है, समझिए, और इस कहानी को हम लोग सुनने का, समझने का और अपने आप याद हो जाने का क्या तरीका है, इस पर बात करते हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता को जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है, आप लोगों को अगले वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता को डिवाइड करके, वैदिक सभ्यता को जीवन क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है और उस आधार पर मैं आपको वैदिक सभ्यता को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सो आज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं, विजय सर स्टडी, हमारे चैनल का नाम है विजय सर स्टडी वर्ल्ड। यदि आप इस पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि एग्जाम से संबंधित होगा, जनरल एग्जाम से संबंधित, ग्रेजुएट लेवल, 10th लेवल, इंटर लेवल के सभी एग्जामों में जो पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में, उससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उससे संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो है हम वैदिक सभ्यता के बारे में शुरू करते हैं। इसमें वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके देखे, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ से प्रश्न जो आते हैं कि वैदिक सभ्यता को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल पूरा वैदिक पीरियड, पूरा एक वैदिक पीरियड है। मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्रकार से ये वैदिक काल है, तो इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो ये पहले वाला को पूर्व बोलते हैं, पहले वाला को बोलते हैं पूर्व, और कोई भी चीज जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उत्तर। उत्तर कहीं भी लग जाए तो उसका अर्थ बाद होता है। तो ये जो वैदिक काल है, ये जो हमारा वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किए। एक हो गया पूर्व, एक हो गया उत्तर। तो पूर्व वाला जो है, ये वैदिक काल का जो पूरा पीरियड है, ये 1500 BC से शुरू होकर 600 BC तक का पीरियड होता है। इसमें से पूर्व वाला 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो काल है उसको पूर्व वैदिक काल बोलेंगे। और बाद में जब इधर आते हैं तो 1000 BC से या ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में BC भी बोलते हैं, तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस पूर्व वैदिक काल का एक और नाम दिया गया है, जिसको कि ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है, तो आप सीधा बोलिएगा उत्तर पूर्व वैदिक काल को। आप सीधा क्या बोलिएगा? पूर्व वैदिक काल को। अब पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, इसी कारण से इसको ऋग वैदिक कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसकी रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से जो है हम 2 भागों में वैदिक काल को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम चलते हैं पूर्व वैदिक काल पर, जिसे कि इंग्लिश में प्री वैदिक पीरियड या प्री वैदिक ईरा जो भी कहें, कहा जा सकता है।
तो पूर्व वैदिक काल में अब हम लोग पूर्व वैदिक काल का 4 भाग करके पढ़ेंगे। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल को डिवाइड करके भी पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक काल का 4 जो विभाजन हम लोग किए हैं, उसमें से 4 विभाजन जो है, उसमें से पहला विभाजन जो है वो राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक जीवन क्या चीज होता है? आप लोगों के जीवन में भी 4 प्रकार के जीवन देखे जाते हैं। राजनीतिक जीवन, जिसमें राजनीतिक जीवन भी एक जीवन होता है। और राजनीतिक जीवन का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनीति से संबंधित, यानी राज्य से संबंधित, यानी प्रशासन से संबंधित। कहने का अर्थ है जैसे अभी आप लोग वोटिंग करते हैं या इलेक्शन में खड़ा होते हैं या वोट से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करते हैं या कहीं से कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, एसपी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो बातें इस प्रकार का होता है, राज्य, देश अथवा ग्राम पंचायत, मुखिया से संबंधित जितनी सारी बातें जिसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमारा न्याय किस प्रकार से होता है, न्याय के लिए हम लोग केस फाइल करते हैं, केस वगैरह, ये सारा जो सारा चीज है, इन सारे चीजों को हम लोग राजनीति से जोड़ के देखते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के देखते हैं, यानी न्याय से संबंधित बातें से जोड़ के देखते हैं, यानी देश और राज्य से संबंधित बातों के बारे में जब बात करते हैं तो वही कहलाता है राजनीतिक जीवन। हमारा राजनीतिक जीवन, जैसे हम लोग वोट के दरमियान में राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर करना प्रारंभ कर देते हैं, वो हो गई। या मान लिया जाए कि यदि आप डीएम कलेक्टर बन जाइएगा तो आपके जीवन में मैक्सिमम राजनीतिक जीवन प्रारंभ रहेगा। दरोगा बन जाइएगा तो मैक्सिमम राजनीति की बातें ज्यादा आपके जीवन में होगी, यानी प्रशासन से संबंधित बातें। तो ये हुआ राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में यहाँ हम बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था। जैसे अभी का राजनीतिक जीवन यदि हम देखें तो सबसे टॉप में हमारे राष्ट्रपति बैठे हैं, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का नंबर आता है, उसकी सहायता करने के लिए फिर मंत्री परिषद होता है, फिर विभिन्न राज्यों में मंत्री होते हैं, फिर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सहायता करने के लिए भी मंत्री परिषद का गठन होता है। और इस प्रकार से लेवल नीचा आते आते ये एक स्तर बन जाता है जिनका विभिन्न प्रकार का कार्य होता है। तो अभी जब ये व्यवस्था है तो क्या पूर्व वैदिक काल में किस तरह की व्यवस्था रही होगी, यानी राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक काल में किस तरह से रहा होगा, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये पूर्व वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है, इसमें हम लोग पहला जो टर्म लिखे हैं वो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था था, यानी प्रशासन से संबंधित किस प्रकार की बातें थी। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में देखिए, पूर्व वैदिक काल में लोकतंत्र नहीं था। जैसे अभी भारत में क्या है? लोकतंत्र है। अभी भारत में क्या है? लोकतंत्र है। जनता वोट देती है, जनता ही अपने सदस्यों को चुनती है, तो ये हो गया लोकतंत्र। ये क्या हो गया? लोकतंत्र। तो पूर्व वैदिक काल में लोकतंत्र नहीं थी, मतलब आप समझ गए कि अभी जैसा बात नहीं था। अभी जैसे हम लोग इलेक्शन करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ऐसी बातें नहीं थी, तो लोकतंत्र नहीं था। दूसरी बात, राजतंत्र। जैसे आप लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा हुए, बिंबिसार महान राजा हुए, सम्राट अशोक आए, इस प्रकार से इंग्लैंड में अभी भी राजा का नामो निशान है। तो इस प्रकार से जो राजा होते थे वो राजा शासन अपने सैनिकों के माध्यम से चलाते थे। जैसे सम्राट अशोक पूरी की पूरी सेना लेकर, सिकंदर पूरी की पूरी सेना लेकर पूरे विश्व को रौंद डाला। तो वो लोग राजा, वो राजतंत्र था, वो राजा थे और उनके पास अपनी सेना थी, उसके माध्यम से वो क्या करते थे कि शासन करते थे। जो बात नहीं मानता था उससे जबरदस्ती भी मनवा देते थे कि आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या ऐसी बातें पूर्व वैदिक काल में थी? नहीं थी। अभी जैसा लोकतंत्र था? नहीं था। राजतंत्र था, राजा का शासन था? नहीं था। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि पूर्व वैदिक काल में न तो लोकतंत्र था, न तो राजतंत्र था,
मगर मेरे प्यारे बंधुओं क्या था कि राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, यानी राजतंत्र की नींव पड़ चुकी थी पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में राजतंत्र की नींव मानी जा सकती है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में लोग जो है वो पशुपालन का व्यवसाय करते थे, कबीला के रूप में इधर उधर भटकते रहते थे, कबीला का समूह बनता था, कबीला लोग प्रायः जंगलों में भी रहते थे, और इस प्रकार से जो है कबीला का ग्रुप हुआ करता था। वो लोग अपने ग्रुप में क्या करते थे कि किसी को अपने ग्रुप में ही वो लोग जो है उनमें कोई एक प्रमुख बन जाया करता था, जिसे राजन कहा जाता था। और फिर वो राजन क्या होता था कि यदि कोई उससे ताकतवर आ जाता था तो उसको यदि युद्ध में पराजित कर देता था, यानी उसको हरा के फिर दूसरा राजा बन जाता था। इसी प्रकार से यदि कोई फिर उससे बलिष्ठ आया तो उसको मार पटक के वो राजा बन गया, और इस प्रकार से एक राजन हुआ करता था। यानी राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन ऐसा था कि राजा की शुरुआत हो चुकी थी, राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, इसका बेटा ही उसका बेटा ही राजा बनेगा, माने वंश दर वंश राजा बनने की बात नहीं थी। जो जीतता था आता था, जो बलिष्ठ होता था हरा देता था, फिर वो उसका राजा बन जाता था, फिर सारे लोग कबीला के उसी को राजा मान लेते थे। तो इस प्रकार से राजतंत्र की जो नींव है वो पड़ चुकी थी पूर्व वैदिक काल में, और यही राजतंत्र की नींव आगे हम लोग देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल में एंट्री करेंगे तब देखेंगे कि ये राजा का पद वंशानुगत हो जाता है, यानी राजतंत्र जो है वो वंशानुगत हो जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा। ये पद वंशानुगत होता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूर्व वैदिक काल में क्या होता है कि ये राजतंत्र की नींव पड़ती है, राजतंत्र की सिर्फ शुरुआत होती है, जो ताकतवर होता है वही राजा बन जाया करता है। तो इस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि न लोकतंत्र न राजतंत्र मगर राजतंत्र की शुरुआत, इसको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अवश्य समझे होंगे। यदि समझे हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जाम में आखिरकार पूछता क्या है। तो एग्जाम में यहाँ से आप लोगों को इस संदर्भ से एक क्वेश्चन उठाता है कि कबीला का समूह क्या कहलाता है। तो कबीला का जो ग्रुप होता था उसको हम लोग जन कहते थे, उसको उस समय क्या कहा जाता था, जन। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, आप जरूर याद रखें। कबीला का समूह क्या कहलाता था, जन कहलाता था। अब कबीला का जो संरक्षण का अधिकार था वो किसके पास था, तो राजन के पास था। जो बलिष्ठ होता था, जो राजन बनता था, वही पूरे कबीले का संरक्षण भी करता था, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करता था, सारी व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट, देखभाल, सुरक्षा, सारे कार्य जो भी कबीले की समस्याएं होगी उसको सुनने का कार्य राजा करता था। तो इस प्रकार से कबीला के संरक्षण का अधिकार किसके पास था, राजा के पास था। ये हम लोग जो है याद रखेंगे, और इसको हम लोग समझ भी चुके हैं, इसलिए ये याद रखना आवश्यक भी नहीं है, आपको खुद ब खुद याद रहेगा यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब राजन की सहायता के लिए देखिए होता क्या था कि अब राजा तो बन गया कबीला वाला, लेकिन राजा बन गया तो क्या राजा बनने के बाद वो अकेले सारे कार्यों को संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है। जैसे अभी क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अकेले सारे देश को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। उनके लिए क्या है, उनके लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है, गृह मंत्री, विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के सेंट्रल मिनिस्टर और विभिन्न प्रकार के स्टेट मिनिस्टर का गठन किया गया है, और उनके अंदर फिर कई सारे सदस्य होते हैं। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि जिस प्रकार से अभी जो मेन हमारा राजा बनता है यानी प्रधानमंत्री बनता है, उसकी सहायता के लिए कई सारे लोग और मेंबर होते हैं, कई सारी सभा समितियां, कई प्रकार की कमेटियां, कई प्रकार के मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक इसका छोटा रूप उस समय था कि राजा की सहायता के लिए जो है कुछ संस्थाओं का गठन किया गया था,
जिसमें से 4 संस्था प्रमुख है और आपको इन चारों का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको तो परीक्षा पास करना है भाई, और ये याद इसलिए रखना है कि ताकि आप नौकरी बनने के बाद भी योग्य बन सकें, कि नौकरी में जाने के बाद पता चला कि आपको कोई काम दिया गया, कोई टॉपिक उठा के दिया गया, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो आपके अंदर मेमोरी पावर होना चाहिए ना। इसी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बच्चों को याद किया हुआ बातें एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि क्या आप एक नौकरी में जाने के बाद बातों को याद रख पाइएगा, परफॉर्म कर पाइएगा। यही रीजन है कि आपको जीके याद करने का बात किया जाता है। आपकी कितनी मेमोरी पावर है, आप जब नौकरी में जाइएगा तो कैसा परफॉर्मेंस दे पाइएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बातें आपके बॉस ने अभी कही और कुछ क्षणों बाद आप भूल जाइएगा। तो ये सारे चीजों को अरेंज करने के लिए हम जीके याद करते हैं। इसलिए आपकी पावर आपको कितना याद करना है, देखिए इसमें राजन की सहायता के लिए जो 4 संस्था का गठन किया गया था, उस 4 संस्था का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पक्का याद रखना है। पहला था समिति, दूसरा था सभा, तीसरा बीदत, चौथा गण। पहला समिति, दूसरा सभा, तीसरा बीदत, चौथा गण। इसमें से सभा, समिति और सभा सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसको कि आप पक्का याद रखेंगे, समिति और सभा। और समिति और सभा को आप इसलिए भी याद रखेंगे कि ये दोनों रिलेट करके सिर्फ यहाँ ही नहीं, अथर्ववेद में भी पढ़ना रहता है, जिसमें कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ये प्रजापति क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम बाद में देंगे। आप देखिएगा कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य देवता इंद्र होता है, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल जब होता है तो उसमें आर्यों का जो प्रमुख देवता है वो इंद्र से बदलकर प्रजापति हो जाता है। तो ये प्रजापति जो कि ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, तो इस प्रकार से जो है आप प्रजापति के बारे में पढ़ेंगे। और प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा किसको गया है, तो समिति और सभा को कहा गया है। तो समिति और सभा एक्चुअल में कोई लोग नहीं है कि पुत्रियां कहा गया, पुत्रियां कहा गया, लेकिन ये लोग नहीं है बल्कि एक संस्था है। आप याद रखेंगे कि पुत्रियां कहा गया, लेकिन ये दोनों सभा और समिति क्या है, एक संस्था है। अब कैसी संस्था है ये आपको जानना है। फिर आगे आप पढ़िएगा कि बीदत और गण, तो आगे देखिएगा कि इसमें से किसका इम्पोर्टेंस उत्तर वैदिक काल में कम हो गया है, या ये चारों का इम्पोर्टेंस उत्तर वैदिक काल में रहता है कि खाली पूर्व वैदिक काल में ही। तो आगे हम उत्तर वैदिक काल से जब कंपैरिजन करेंगे तब देखेंगे कि किसका इम्पोर्टेंस यहाँ कम हो जा रहा है उत्तर वैदिक काल में जाने के बाद। तो सभा और समिति और सभा, ये 2 जो थी, ये दोनों समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। एक्चुअली समिति ये एक अच्छी संस्था थी। समिति जो है ये आम लोगों की सभा हुआ करती थी। पूछा जाता है कि समिति किसकी सभा थी, आपको याद रखना है कि समिति आम लोगों की सभा थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट याद करना इसलिए हो जाता है कि देखिए यहाँ पर महिलाएं भी भाग ले रही है। महिला जब भाग ले रही है समिति में, यानी कि प्रशासन में महिला भाग ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में महिला भाग ले रही है, न्यायिक कार्यों में महिला भाग ले रही है, किसी डिसीजन को लेने में महिला भाग ले रही है, इसका अर्थ ये है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इसका अर्थ यही है कि पूर्व वैदिक काल में यानी प्री वैदिक पीरियड में महिलाओं का जो स्टेटस है, महिलाओं को जो सिचुएशन है, महिलाओं की जो स्थिति है, उसका जो स्थिति का ग्राफ है वो हाई पावर में है, यानी कि पुरुष के समान है, इक्विवेलेंट है एकदम पुरुष के। तो इस प्रकार से आप महिलाओं की अच्छी स्थिति होने का ये एक प्रतीक है समिति। आम लोगों की सभा थी। अब परीक्षा में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि समिति में किन कैसे लोगों की सभा थी, तो महिला और पुरुष दोनों की और आम जन की, सामान्य लोगों की, आम जनता की, सारे जनता की, नागरिकों की ये सभा थी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये सभा क्या था, तो सभा को आप ध्यान में रखें कि सभा स्पेशली श्रेष्ठ लोगों की थी। श्रेष्ठ लोग जैसे कि पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सबको माना जाता है। तो सभा जो थी वो क्या थी, तो सभा जो है
वो जो है सो सभा वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। सभा किसकी संस्था है? तो श्रेष्ठ लोगों की संस्था है सभा। आप इसको अवश्य याद रखेंगे कि सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था है, मगर इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लिया करते थे। इसमें जो है सिर्फ पुरुष भाग लिया करते थे। तीसरा एक जो संस्था है उसका नाम है बीदत। उसका नाम क्या है? बीदत। और बीदत जो है एक्चुअली किस प्रकार की संस्था थी? तो बीदत भी आम लोगों की संस्था थी, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य था वो था उपज के धन को बांटना और लूट कर, यदि चूंकि कबीला उस समय लोग कबीला समूह में रहते थे, तो कबीला क्या करते थे कि एक कबीला दूसरे कबीले पर चढ़ाई कर देते थे। प्रायः वो लोग एक दूसरे को लूटपाट किया करते रहते थे। मतलब जो भी खाने पीने की वस्तुएं या फिर गाय वगैरह को लूट लाट के लाते थे, तो वो सारी चीजों भी लूट में संपत्ति आती थी, तो उस संपत्ति को बांटने का कार्य और उपज का जो भाग होता था, जो भी उपज किया जाता था, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में व्यवसाय के रूप में अगर हम देखेंगे तो मुख्य तो पशुपालन था, लेकिन पशुपालन के अलावा जो है कृषि भी थोड़ा बहुत होता था। कृषि दूसरे स्थान पर था, गेहूं जौ इत्यादि का भी उपज होता था। तो जो उपज होता था उपज को बांटने के लिए जो है एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसको बीदत कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बीदत कहते हैं। यानी लूटा हुआ धन और उपज का धन बांटने की संस्था बीदत। बीदत यानी वितरित करना, बांटना। बो से बांटना, बो से बीदत, बो से वितरित करना, बांटना, बो से बीदत। आप याद रख सकते हैं, वो से वितरित करना या बांटना और वो से बीदत। तो बीदत कैसी संस्था थी? तो उपज तथा लूट के धन को बांटने वाली जो संस्था थी उसे बीदत कहा गया है, जिसके सदस्य जो है महिला पुरुष दोनों हुआ करते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों की जो एक समिति और एक बीदत, एक समिति और एक बीदत, ये दोनों में महिलाएं भाग लेती थी। अब देखिए परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दो संस्था था जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। तो महिलाएं भी भाग लेती थी किसमें भाई? तो समिति में और बीदत में। समिति में और बीदत में भाग लेती थी। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब गण था। गण जो था ये कुलीन की संस्था थी। कुलीन मतलब आप कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग समझ सकते हैं, उन लोगों की ही संस्था थी गण। कुलीन की संस्था क्या थी? गण। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभा और समिति का राजा के लिए काफी महत्व था। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, तो किसी भी कार्य को चलाने के लिए श्रेष्ठ लोग की सहमति आवश्यक है। और ये समिति में महिला भी आ जाते थे और पुरुष भी आ जाते थे, यानी सामान्य नागरिक हो गए। यानी कि ये दोनों मिला के पूरा आदमी आ गया। इसमें सारे श्रेष्ठ आदमी आ गए और इसमें आपको महिला भी, सामान्य महिलाएं और सामान्य पुरुष, सामान्य महिलाएं और सामान्य पुरुष, यानी पूरा उसका जो ग्रुप है, जो भी उसका है, जितना कबीला है उसका सारा मेंबर का मत आ गया और इसमें श्रेष्ठ सारे लोगों का मत आ गया। तो ये सभा और समिति का राजा के लिए विशेष महत्व था और राजा के लिए ये विशेष महत्व था, विशेष कार्य करता था। इसी कारण से अथर्ववेद में इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब समझ में आया ना कि प्रजापति की दो पुत्रियां क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा के लिए सभा और समिति दोनों को मिला के बहुत महत्व था कार्य को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। और यही कारण है कि अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो मैंने आपको दो चीज बताया, एक तो बताया कि प्रजापति की दो पुत्रियां कहते किसको हैं, और एक बताया कि प्रजापति की दो पुत्रियां आखिर सभा और समिति को क्यों कहते हैं। दोनों चीज का आंसर मैंने आपको दे दिया। तो इस प्रकार से जो है ये जो है राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बातें, थोड़ा राजनीतिक जीवन में हम लोग एक और संस्था, इसी संस्था में देखिए कि राजा को सलाह देने वाली, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी, तो राजा को मुख्य रूप से जो सलाह देते थे वो सभा और समिति थी।
सभा और समिति जो ऐसी संस्था थी वो राजा को सलाह देते थे। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कि राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी, आप इसको याद रखिए। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है, जो समिति था उसका अध्यक्ष का जो नाम है वो ईशान है। अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। तो समिति सलाह देने वाली संस्था हो गई सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा एवं समिति हो गई। और समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है, ईशान। आप इसको याद रखें, ईशान एक कोण का नाम है, ईशान कोण, नैऋत्य कोण। तो इस प्रकार से आप कोण के आधार पर कुछ नाम याद रख सकते हैं कि समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे, तो ईशान कहा जाता था। अब देखिए राजनीतिक जीवन में हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक चीजों को कौन देखभाल करता था, मोटा मोटी तौर पर देखे हैं। लेकिन इसी से लिंक्ड एक और चीज है कि इसमें से देखिए अधिकारी यानी प्रशासन जो है, प्रशासन को मुख्य रूप से संचालित करने का जो कार्य है वो राजा के बाद किसका नंबर आता है, तो राजा के बाद सबसे ज्यादा पावर अधिकारी के पास होता है। यानी प्रशासन को सहयोग करने में, राज्य को चलाने में, देश को चलाने में राजा के बाद यदि किसी का अधिकतम योगदान होता है तो वो होता है अधिकारी। यानी अधिकारी वर्ग का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो अधिकारी की जो संख्या है, तो राजा की सहायता के लिए जो है अधिकारी का नियुक्ति किया जाता था। अधिकारी जो होते थे वो किसी भी डिपार्टमेंट के प्रमुख होते थे। जैसे अभी मान लिया जाए कि आईएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट का मुख्य होता है। जैसे मान लिया जाए राजस्व विभाग है तो उसका राजस्व अधिकारी जो होगा वो उसका सर्वोसर्वा होगा। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि एक अधिकारी आप डीएम समझ सकते हैं, एसपी समझ सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे एक स्टेट का मेन अधिकारी होता है। इसी प्रकार से एसपी यानी पूरा जो जिला में जितने भी पुलिस हैं वो पुलिस का सबसे मेन कौन होता है, एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी अधिकारी जो है जैसे पुलिस का एक मेन और फिर उसके ऊपर इस प्रकार से होता है। तो उस समय भी जो है अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन अधिकारी को अधिकारी नहीं कहते थे। उस समय पूर्व वैदिक काल में अधिकारी को रत्नीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रत्नीन कहा जाता था। और यही तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उसको क्या कहा गया है, रत्नीन कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, रत्नीन। और रत्नीन की टोटल संख्या कितनी नियुक्ति की गई ये भी पूछा जाता है। तो रत्नीन की जो संख्या है ना वो ज्यादातर 12 है, यानी कि मैक्सिमम किताबों में 12 मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 13 भी देखने को मिल जाता है। तो आपको 13 भी याद रखना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको बता देना है। लेकिन यदि दोनों, हालांकि दोनों रहेगा नहीं, लेकिन यदि दोनों रहे तो उस कंडीशन में आप 12 मारिए। तो इस प्रकार से जो है रत्नीन की या अधिकारी की टोटल संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या हो गई 12। तो रत्नीन की संख्या जो है कितनी हो गई, अधिकारी की संख्या कितनी हो गई, 12। और राजा की सहायता के लिए नियुक्त जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे, रत्नीन। रत्नीन की संख्या कितनी हो गई, 12 अथवा 13। अब हम लोग यहाँ पर प्रमुख रत्नीन को उठाए हैं, सारे रत्नीन नहीं पढ़ना है। इसमें से कुछ रत्नीन जो एग्जाम में आते हैं उसी को पढ़ना है और उसका कार्य देखना है कि क्या होता है। तो सबसे जो मुख्य रत्नीन है वो शुरू में दो है, एक पुरोहित है और एक सेनापति या इसको सेनानी बोलते हैं। ये दो मुख्य रत्नीन है। पुरोहित का वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ स्थान था, ये आप हमेशा से याद रखें। और यही सब कारण है कि अभी भी पुरोहित का जो है, तो इस प्रकार से जो है पुरोहित का सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, तो यहाँ पर वैदिक काल में भी पुरोहित का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। ये पुरोहित जो है ये क्या होते थे, तो ये धार्मिक सलाह देते थे, धार्मिक सलाह दिया करते थे। पुरोहित और यजमान, इसकी चर्चा अभी भी चलती है। आप लोग सुनते होंगे कि पंडित लोग बोला करते हैं कि फलना 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 मेरा यजमान है, मेरे यजमानों की संख्या इतनी है।
यानी यजमान किसको कहते हैं? यजमान जो पूजा, जिसके यहाँ पूजा किया जाता है वो यजमान कहलाता है, और जो उसके यहाँ आके ऋषि जो भी पंडित करवाते हैं वो पुरोहित कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पुरोहित कहलाते हैं। यानी पूजा कराने वाला पंडित मोटा मोटी पुरोहित कहलाता है, और हम लोगों के यहाँ या जिसके यहाँ भी आके पूजा करवाता है वो बन जाता है यजमान। यानी एक पुरोहित 10 जजमान या 50-100 जजमान, इस प्रकार से। तो पुरोहित जो होता है ये अभी भी पुरोहित पूजा पाठ करवाता है, मतलब उस टाइम में धार्मिक सलाह देता था। धार्मिक सलाह, चूंकि ये वैदिक काल जो है यही धर्म से रिलेटेड है। उस समय धर्म की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, धर्म का बहुत अच्छा प्रचलन था, धार्मिक लोग, सारे लोग धार्मिक थे। तो इस प्रकार से धार्मिक सलाह देने के लिए एक जो आदमी होगा तो वैदिक काल में वो तो मुख्य बनेगा ही, क्योंकि धार्मिक सलाह देना ये मुख्य कार्य था। ये मुख्य कार्य किसका था? पुरोहित का। पुरोहित का मुख्य कार्य था धार्मिक सलाह देना। अब हम लोग बात करते हैं सेनापति या सेनानी की। तो सेनापति या सेनानी जो है, पुरोहित के बाद सेनापति या सेनानी का प्रमुख स्थान था। ये क्या था? सेनापति या सेनानी जो थे ये सेना के प्रमुख हुआ करते थे। ये कौन थे? सेना प्रमुख। तो सेनापति आप लोग जानते हैं कि सेना का प्रमुख होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति बने, इसी प्रकार से कर्ण सेनापति बना। तो सेनापति हमेशा से प्रमुख रहा है। यहाँ पर भी सेनानी या सेनापति सेना का प्रमुख था। इसको याद करने में अधिक कठिनाई है नहीं। एक ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यानी मुख्य अधिकारी की यदि हम बात करें कि कौन से मुख्य अधिकारी राजा के थे, तो ये दोनों थे, पहला पुरोहित, दूसरा सेनापति। तो आपको परीक्षा में यदि आता है कि राजा के मुख्य जो अधिकारी थे वो कौन कौन थे, तो राजा के मुख्य अधिकारी हो गए पुरोहित और सेनानी। अब देखिए यहाँ पर पूरब ये पूछा करता है कि दुर्ग की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? दुर्ग यानी किला हो गया, पूरा किला की सुरक्षा का दायित्व, पूरा किला जो राज्य के चारों तरफ जो किला घेरा हुआ रहता था उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर दिया गया? तो जिस अधिकारी जिसको की मुख्य रूप से दायित्व दिया गया कि पूरे दुर्ग का आप सुरक्षा कीजिए, उसको पूरब कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। और इस टर्म को आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ही पूछा गया है कि दुर्ग की सुरक्षा करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं, तो पूरब कहलाते थे वैदिक काल में। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इससे भी ज्यादा बार पूछा गया है कि स्पष्ट किसको कहा जाता है, या जनता की गतिविधि का निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो जनता की जनता की जो गतिविधि होती थी उसको निरीक्षण करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो कि गुप्तचर का काम करता था, वो एक्चुअल में स्पष्ट कहलाता था। क्या कहलाता था? स्पष्ट। मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, अस्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट यानी कि छुपा हुआ टाइप से रहता था, गुप्त रहता था, गुप्त स्पष्ट। तो इस प्रकार से गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। पूरा धार्मिक सलाह देने वाला मुख्य कार्य था पुरोहित का, सेना का प्रमुख सेनापति या सेनानी, दुर्ग की सुरक्षा के लिए पूरब, और गुप्तचर को कहते थे स्पष्ट। जनता की गतिविधि को देखने वाला स्पष्ट, जनता की गतिविधि का निरीक्षण करने वाला स्पष्ट, गुप्तचर को स्पष्ट, दुर्ग की सुरक्षा पूरब, दुर्ग की सुरक्षा पूरब। अब यहाँ पर आते हैं गोचर भूमि का अधिकारी। गाय उस समय प्रमुख था, प्रमुख जो संपत्ति थी वैदिक काल में, वो सबसे मुख्य संपत्ति क्या थी? गाय थी। बाकी तो कोई संपत्ति था नहीं, लोगों में समानता था। तो मुख्य रूप से जो संपत्ति माना जाता था वो गोधन माना जाता था। तो गोधन गोचर भूमि का जो अधिकारी था, गौ को चराने वाला भूमि का जो अधिकारी कहलाता था, उसका बहुत ही सुंदर नाम था वाजपति। क्या नाम था? वाजपति। क्या कहेंगे? वाजपति। तो गोचर अधिकारी जो है, गोचर भूमि का जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? वाजपति। वाजपति, वाजपति आप याद रखेंगे, वाजपति यानी गोचर भूमि का अधिकारी। जहां गाय चराने का जगह होता था वो पूरा स्पेस का जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, कि ठीक से देखिए सारे गौओं के लिए व्यवस्था सही है या नहीं है, उसको एक्चुअली बहुत सुंदर नाम वाजपति दिया गया था। एक सम्मानजनक नाम दिया गया था वाजपति। चूंकि गौचरण भूमि का देखभाल करता था तो उसको वाजपति बोला जाता था। दुर्ग का पूरब बोला जाता था, गुप्तचर वाला के स्पष्ट बोला जाता था।
अब यहाँ आते हैं राजस्व कर एकत्र करने वाले। तो राजस्व की व्यवस्था देखिए, पूर्व वैदिक काल में एक्चुअल में मुख्य पेशा जो था वो क्या था? पशुपालन था। अब समझिए, मुख्य पेशा जब पशुपालन था, कृषि भी नहीं पूर्ण विकसित था, दूसरा व्यवसाय कृषि था, मुख्य रूप से पशु लोग पालते थे, तो पशु को पाल के कितना धन अर्जित करेंगे? यानी कि धन जो है वो अर्जित नहीं के बराबर होता था। सभी लोगों में लगभग समानता थी, समानता वाला बात था। कोई अमीर कोई गरीब इस तरह की चीजें नहीं थी उस समय सारे लोग लगभग समान थे। तो इस प्रकार से राजस्व तो होता बड़ा कम था। मात्र एक राजस्व चला हुआ था, बलि, वो भी स्वैच्छिक था। अगर आपको मन है तो दीजिए, या नहीं मन है तो नहीं दीजिए। तो उसी को एकत्र करने के लिए एक अधिकारी रख दिया गया था, जिसका छोटा सा नाम था भागदू। क्या नाम था? भागदू। यानी भाग को, जो भाग है उसको दू, यानी भाग को देने वाला, जो भाग है उसको लीजिए, तो भागदू। तो राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदू कहलाता था। राजस्व कर को एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? भागदू। अब देखिए यहाँ पर अपराधी को पकड़ने वाला क्या कहलाता था? अपराधी को पकड़ने वाला, जैसे उस समय तो गाय मुख्य संपत्ति थी। अब गाय को कोई घायल कर दिया, गाय को कोई मार दिया, तो ये बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो जाता था। अभी के समय में क्या है कि देखते हैं कि कई लोग गाय का हत्या कर देते हैं, मान लिया जाए कि गाय को घायल कर देते हैं ऐसे ही मार पीट के, तो कुछ नहीं होता है अभी। लेकिन उस समय में ऐसी व्यवस्था थी कि यदि अपने गाय को घायल कर दिया अथवा गाय को मार दिया, तो उस कंडीशन में आपको फांसी हो जाती थी, मृत्यु दंड हो जाता था, अथवा आपको देश निकाल दिया जाता था, सीधा देश से बाहर कर दिया जाता था। यानी बहुत बड़ा पनिशमेंट था। तो गाय, तो उस प्रकार के अपराधी या फिर और कोई जो गलत काम, चूंकि ये धार्मिक, ये पूरा जो पीरियड है ये धार्मिक युग है, तो धर्म के समय में अपराध करना प्राय सख्त मना होता है। तो इस प्रकार से जो ऐसे अपराधी थे, इसको पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र। ऐसे भी समझिए, अपराधी को पकड़ने वाला उग्र मतलब गुस्सा वाला, क्रोध वाला, रौद्र रूप धारण करने वाला। तो अपराधी को पकड़ने वाला क्या कहलाता था? उग्र। अपराधी को पकड़ने वाला उग्र। अपराधी को पकड़ने वाला उग्र, राजस्व कर एकत्रित करने वाला भागदू, जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर स्पष्ट, दुर्ग का रक्षा करने वाला पूरब, दुर्ग की रक्षा करने वाला पूरब, और यदि धार्मिक सलाह देने की बात करें तो पुरोहित, और सेना का जो प्रमुख होता था उसको सेनानी या सेनापति कहते थे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं जिसको कि मैंने यहाँ लिस्टेड किया है। आपका कार्य है इसको अच्छी तरह से समझ के विथ कॉन्सेप्ट और बार बार रिपीट करके अपने आत्मसात कर लेना। ऐसा करने से आप क्या होगा कि बाद में छोड़ भी दीजिएगा कुछ दिनों के लिए, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा, सोच के आप बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये याद करने का एक तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। विशेष आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मुख्य अधिकारी में, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य अधिकारी कौन कौन थे, तो पुरोहित एवं सेनानी, और ये दोनों पर एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, इसलिए आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने लिखा है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये सब जो न्यायाधिकारी का हम लोग बात करते हैं, ये तो अधिकारी की बात किए थे, न्याय अधिकारी की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि ऋग्वेद में जो है किसी तरह के अधिकारी का उल्लेख नहीं है। अधिकारी ये जो पढ़े हैं इसका उल्लेख अलग साक्ष्य से मिला होगा, इसका अर्थ है ऋग्वेद में ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, रूढ़िवादी पुरोहित और उदारवादी पुरोहित, ये दो चीजें भी लुसेंट में वर्णन है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें। रूढ़िवादी पुरोहित हो गए वशिष्ठ, और उदारवादी पुरोहित जो है वो विश्वामित्र जी को माना जाता है। एक्चुअली ये दोनों भगवान श्री राम के एक वशिष्ठ कुल गुरु थे। वशिष्ठ जो थे वो भगवान श्री राम के कुल गुरु थे, और इनके कुल गुरु होने के नाते सभी कार्यों में सहायता प्रदान करते थे, धार्मिक सलाह देते थे। और ये उदारवादी पुरोहित विश्वामित्र थे जो बाद में आए थे और राम जी को लेकर बन गए थे। तो आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि घर के जो गुरु थे
वो रूढ़िवादी थे, यानी कि मारधाड़ वाला काम नहीं, अच्छा परंपरा को ही बताते थे। वशिष्ठ ये वशिष्ठ मुनि जो थे, और उदारवादी जो थे विश्वामित्र, मारधाड़ किए मतलब उदार हो गए, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कुछ, यानी सभी प्रकार के चीजों को ये रिलैक्स रूप में थोड़ा देखते थे। तो उदारवादी हो गया विश्वामित्र और रूढ़िवादी हो गया कौन सा, वशिष्ठ। तो इस प्रकार से ये दो ऋषि मुनि का नाम है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब सेना की स्थिति की हम लोग बात करते हैं। सेना की स्थिति उस समय जो वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था, उस समय राजा के पास एक्चुअली में धन नहीं था, क्योंकि कर व्यवस्था नहीं थी। अत्यधिक लोगों के पास धन होता नहीं था। अधिक धन, एक्स्ट्रा धन जब नहीं होगा तो वो धन कहाँ से किसी को देगा। तो इस प्रकार से राजा भी जो बनते थे, और नियमित वंशानुगत राजा भी नहीं थे, या लोकतांत्रिक राजा भी नहीं थे जिनको कि नियमित कर दिया जा सके। तो इस प्रकार से जो है अधिक धन जब नहीं था तो एक्स्ट्रा मतलब अधिक धन नहीं होने के कारण राजस्व एकत्रित नहीं होता था, और राजा के पास जो है धन ज्यादा नहीं होता था। अब राजा के पास धन नहीं होगा तो वो सेना को कैसे रखेगा, सेना के लिए कैसे अस्त्र शस्त्र खरीदेगा, सेना को भोजन कैसे प्रदान करेगा, उसके परिवार का कैसे देखभाल करेगा। यानी राजा के पास जब धन ही नहीं थी तो वो सेना भी नहीं रख पाते थे। तो इस प्रकार से क्या था सेना की स्थिति, कि नियमित सेना नहीं था। जब जरूरत पड़ता था, प्रायः गायों के लिए लड़ाई होती थी, तो जिसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया, गाय की खोज के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। और गाय के जीतने के लिए जब कबीले लोग लड़ाई करने जाते थे, मुख्य रूप से गाय के लिए ही लड़ाई होती थी, या अन्य अगर छोटे मोटे कोई दूसरा कारण से कबीला समूह में झगड़ा होता था, तो उसके लिए जब सेना का गठन किया जाता था तो कुछ समय के लिए जब तक आवश्यकता है तब तक सेना रखा जाता था। अब बाद में क्या होता था कि जब आवश्यकता खत्म हो जाती थी तो सेना को हटा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है नियमित सेना का अभाव था। अभी जैसे नियमित सेना है, अभी हमारे देश के पास नियमित सेना है, इतने सारे सेना का रेजिमेंट तैयार है, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से कई और उसमें कई डिपार्टमेंट, आर्मी, बिहार पुलिस, विभिन्न स्टेट पुलिस, और भी सेंट्रल का बहुत सारा फोर्स का ग्रुप, तो और वो रेगुलर है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बाद के भी जो राजा हुए, जैसे महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अकबर हुए, सम्राट अशोक हुए, वो लोग भी नियमित सेना रखे, सब दिन सेना को रखते थे। लेकिन इस समय ऋग्वेद में था, ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं, उसमें नियमित सेना राजा के पास नहीं हुआ करता था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि राजा के पास धन नहीं था। तो नियमित सेना नहीं था, और सेना में सिर्फ पैदल सेना और घुड़सवार सैनिक रहा करते थे। पैदल ही चल दिए, या उस समय मेन जो है आर्यों का घोड़ा था, तो घोड़ा लेके सेना को चल देते थे। तो इस प्रकार से जो है सेना की स्थिति जो है उस पूर्व वैदिक काल में सेना की स्थिति इस प्रकार से दिखाई गई है। अब हम लोग कर व्यवस्था की बात करते हैं कि टैक्स का अरेंजमेंट किस प्रकार था। तो देखिए अभी के समय में क्या है कि राजस्व विभाग ही एक बना दिया गया है। अभी जो है हम लोगों का राजस्व डिपार्टमेंट में नौकरी लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगता है ना। तो इस प्रकार से अभी के टाइम में तो एक बहुत बड़ा चीज हो गया है, यानी कर व्यवस्था जो है अभी बहुत बड़ा चीज हो गया। हर चीज में आदमी को टैक्स लगता है। जैसे कि आपको जीएसटी वगैरह ये सब क्या है, टैक्स है। हम लोग टैक्स देते हैं। इनकम वाला सर्विस में आप जब जाइएगा, नौकरी कीजिएगा, तो इनकम टैक्स आपको लगेगा। तो वो टैक्स की व्यवस्था है। यानी हर एक आदमी का ऐसा व्यवस्था है कि हर एक आदमी, चाहे वो मजदूर हो या किसान वर्ग का हो या सर्विस वाला हो, हर कोई अभी के समय में कर देता है। हर कोई के लिए टैक्स की व्यवस्था है। आप अगर कुछ खरीदने बाजार में जाते हैं तो उसके साथ टैक्स आप पेड कर देते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको अभी हर चीज में है टैक्स लिया जाता है, और ऐसा व्यवस्था किया गया है कि आपसे टैक्स जबरदस्ती लिया ही जाता है। आप न देने का बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि जो कर का व्यवस्था था ना, वो नियमित नहीं था। क्यों नहीं था? कि लोगों के पास अधिक धन नहीं था। अधिक धन नहीं था, मुख्य पेशा पशुपालन था, कृषि भी नहीं था। अभी तो उद्योग धंधे और व्यापार भी हो गए, लोगों का इनकम ज्यादा हो गया।
और यही कारण है कि अभी जो है टैक्स सरकार हमसे लेती ही है। राजा भी अपने समय में अलग अलग उपज का 1/6, 1/10 कर करके अलग अलग जो है वो टैक्स लिया करते थे। लेकिन इस समय जब धन नहीं था, इसी कारण टैक्स भी नहीं था, तो नियमित कर नहीं था। एक ठो स्वैच्छिक कर था जो बलि। ये आपको याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल में जो है ये किस कर का प्रचलन था, यानी कौन सा कर लोग देते थे। तो बलि को आप याद रखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकमात्र कर जो चलाया गया था पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वो कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि बलि था। आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं और इसको आप हमेशा के लिए याद करके रखें। अब तो इस प्रकार से कर का कोई विशेष व्यवस्था नहीं था। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो उस समय मैंने आपको बताया कि कबीला जो है वो आपस में शक्ति के आधार पर जो अधिक शक्तिशाली होता था वही राजा बन जाया करता था। राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं हुआ था उस समय तक। हालांकि धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में इसका जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है, लेकिन अभी पूर्व वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। राजा शक्तिशाली नहीं थे, और राजा शक्तिशाली नहीं थे, राजा के पास धन भी नहीं था। तो इस कंडीशन में उसके पास विशेष न्यायाधिकार भी नहीं था, न्याय का भी विशेष अधिकार नहीं था। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि एक नॉर्मल सा कंडीशन का यदि हम बात करें तो हमारे अदालतों में जो जज वगैरह हुआ करते हैं उनके पास भी न्याय का पावर होता है। लेकिन उस समय जो राजा होता था, राजन जो होता था कबीला के, उसके पास भी विशेष प्रकार का स्पेशल न्यायाधिकार नहीं था। वो क्या करते थे कि राजा सभा समिति, जो कि मुख्य संस्था हम आपको बताए हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां, अथर्ववेद के अनुसार ये दोनों 2 पुत्रियां, जिसमें सभा श्रेष्ठ लोगों की है और समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है इसको सहायता करके, इसके आदमी का सलाह मान के और राजा न्याय करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था का भी कोई विशेष सुदृढ़ रूप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। राजा के वंशानुगत होने का जो साक्ष्य है वो भी नहीं मिलता है पूर्व वैदिक काल में। तो इस प्रकार से हम आज के इस क्लास में खास करके पूर्व वैदिक काल में जो है हम लोग जो है खास करके पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास किए हैं और समझे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न आते थे उसको मैंने टेकअप करने की कोशिश किया है। विशेष आप लोग अपना टेक्स्ट बुक जो है 11th का जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ बातें हैं उसको आप लोग ध्यान रखिए, उसको पढ़िए, और भी जो आपका विशेष स्पेशल कोई आधार बुक है उससे आप पढ़िए, क्योंकि अदर बुक से भी आपको पढ़ना है और वीडियो बार बार रिपीट करके देखना है ताकि आपको समझ में आए। और विशेष मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो ये पढ़ाने का मैसेज है, संदेश है, पढ़ाने का जो इच्छा है, ये अधिक स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि मैं भी पढ़ाने में और ज़्यादा रोचकतापूर्ण से आप लोगों को पढ़ा सकूं। विशेष नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।